नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अध्याय 12 की क्लास हम कर रहे थे और आज की क्लास में हम धारा 283 से शुरुआत करेंगे। धारा 283 में मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन के उपयोग के बारे में बताया गया है। इस धारा को निम्न पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट है, मजदूरों या नियोजित व्यक्तियों को बुलाने अथवा उनकी छुट्टी करने हेतु नगर पालिका की अनुज्ञप्ति व शर्तों के अधीन ही सायरन का उपयोग किया जा सकता है, इसके अन्यथा नहीं। तो इस पॉइंट का अर्थ समझें तो इसमें बताया गया है कि जो कारखाने होते हैं या उद्योग धंधे इंडस्ट्री होती हैं, उनमें मजदूरों को बुलाने, काम पर बुलाने के लिए और कार्य की छुट्टी के लिए सायरन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के सायरन के उपयोग के लिए नगर पालिका से परमिशन की आवश्यकता है और नगर पालिका क्षेत्र में अन्य किसी कार्य में या अन्य किसी उपयोग के लिए यदि सायरन का उपयोग किया जाना है तो उससे पूर्व नगर पालिका से आज्ञा लेना जरूरी है। तो मजदूरों को बुलाने के लिए और उनकी छुट्टी करने के लिए जो सायरन का उपयोग किया जाएगा उसके लिए नगर पालिका की आज्ञा की आवश्यकता होती है और नगर पालिका जो शर्तें विहित करेगी उसके अनुसार ही सायरन का उपयोग किया जाएगा। इसके अन्यथा अन्य कोई व्यक्ति या अन्य किसी प्रकार से सायरन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, नगर पालिका जिसे उपयुक्त समझे अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगी या 1 माह का नोटिस देकर अनुज्ञप्ति वापस ले सकेगी। तो नगर पालिका जिसे उपयुक्त समझेगी उस व्यक्ति को सायरन आदि का उपयोग करने की परमिशन दे सकती है और यदि किसी व्यक्ति को परमिशन दी गई है और वह व्यक्ति शर्तों का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति से 1 महीने का नोटिस देकर उस व्यक्ति से उस अनुज्ञप्ति को वापस ले सकती है। तीसरा पॉइंट है, जो कोई बिना अनुज्ञप्ति के या अनुज्ञप्ति वापसी के पश्चात या शर्तों के उल्लंघन में सायरन का उपयोग करता है तो 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना उस व्यक्ति पर लग सकता है। तो जो कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन लिए नगर पालिका से सायरन का उपयोग करता है या उसको परमिशन दी गई थी लेकिन किसी कारणवश नगर पालिका ने उसकी अनुज्ञप्ति या मंजूरी को वापस ले लिया है या रद्द कर दिया है, या कोई व्यक्ति जिसको मंजूरी तो दी गई है लेकिन वो शर्तों का उल्लंघन करते हुए सायरन का उपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया जाएगा। अगली धारा है धारा 284, जिसमें व्यष्टि अर्थात इंडिविजुअल को संबोधित नोटिसों आदि की तामील के बारे में बताया गया है। अर्थात किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को यदि कोई नोटिस तामील करना है या उस व्यक्ति से नोटिस का आज्ञा पालन करवाना है तो क्या क्या प्रावधान होंगे और किस प्रकार से नोटिस, आदेश और बिल को जारी किया जाएगा उसके बारे में इस धारा में बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है, अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को कोई नोटिस, आदेश या बिल नगर पालिका का अधिकारी या कर्मचारी निम्न कार्य करते हुए जारी या प्रस्तुत करेगा। अर्थात नगर पालिका का जो कर्मचारी है या कोई अधिकारी है जो किसी व्यक्ति को यदि नोटिस, आदेश और बिल जारी करना चाहता है तो क्या क्या विधियां या क्या क्या रीतियां अपनाई जाएंगी उनके बारे में बताया गया है। पहला है का व्यक्ति को जिसे संबोधित किया गया है नाम द्वारा नोटिस, आदेश, बिल प्रस्तुत किया जाएगा। अर्थात यदि नोटिस, आदेश और बिल किसी व्यक्ति के नाम को लिखकर संबोधित करते हुए जारी किया गया है तो नगर पालिका का कर्मचारी या अधिकारी उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसको प्रस्तुत करेगा। अगला पॉइंट है खा, यदि व्यक्ति ना मिले तो उसके आवास के अंतिम ज्ञात स्थान पर या उसके कुटुंब के वयस्क पुरुष सदस्य को या नौकर को निवेदित करके। इसका अर्थ हो जाएगा कि जिस व्यक्ति के लिए नोटिस जारी किया गया है या आदेश जारी किया गया है या बिल प्रस्तुत किया गया है, यदि वह व्यक्ति नहीं मिलता है तो उसका जो अंतिम ज्ञात स्थान है अर्थात नगर पालिका के ज्ञान में जो भी उसका अंतिम आवास स्थान था वहां पर नोटिस दे दिया जाएगा या उसके कुटुंब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को या किसी नौकर को नोटिस दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है, यदि व्यक्ति नगर पालिका की सीमा में नहीं रहता है तो उसके स्थान ज्ञात हो तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, और वह व्यक्ति जिसके नाम से नोटिस या आदेश जारी किया गया है तो वह व्यक्ति यदि नगर पालिका की सीमा में नहीं रहता है तो नगर पालिका का अधिकारी, कर्मचारी या सदस्य को यदि उसका स्थान ज्ञात हो तो वह रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसके आदेश या नोटिस को भिजवाएंगे। अगला पॉइंट है, पूर्वोक्त साधन उपलब्ध ना हो या व्यक्ति लेने से इनकार कर दे तो नोटिस, बिल या आदेश उस क्षेत्र के 2 व्यक्तियों की उपस्थिति में भवन या भूमि जिससे नोटिस संबंधित है
उसके सहज दृश्य भाग पर चिपकाकर। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जब ऊपर दी गई रीतियां या साधन उपलब्ध ना हो या व्यक्ति इस प्रकार के नोटिस और आदेश को लेने से इनकार कर दे, तब नगर पालिका के अधिकारी या कर्मचारी उस नोटिस या आदेश को उस क्षेत्र के 2 व्यक्तियों की उपस्थिति में उस भवन या भूमि पर जिससे वह नोटिस संबंधित है उसके सहज दृश्य अर्थात जिस भाग पर नोटिस चिपकाएं वह साफ साफ दिखना चाहिए, ऐसे भाग पर उस नोटिस को या आदेश को चिपकाएंगे, जिससे यह माना जाएगा कि वह आदेश या नोटिस उस व्यक्ति को जारी हो चुका है। अगला पॉइंट है पॉइंट संख्या 2, यदि नोटिस किसी भवन या भूमि के लिए हो तो उक्त क ख घ रीति से नोटिस जारी किया जाएगा। का खंड में व्यक्ति की जगह भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी को दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि यदि नोटिस किसी भूमि या भवन के लिए जारी किया गया है तो उक्त का ख घ रीति से ही नोटिस जारी किया जाएगा। हम पिछले पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट में जो नोटिस आदेश या बिल प्रस्तुत किया जा रहा था या जारी किया जा रहा था वह किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए जारी किया जा रहा था, जबकि पॉइंट संख्या 2 में जो नोटिस जारी किया जा रहा है वह किसी भवन या भूमि के लिए किया जा रहा है। तो इस स्थिति में नोटिस किसे जारी किया जाएगा, तो उसमें हम का पॉइंट देखें तो उसमें यहाँ व्यक्ति दिया गया, इस स्थान को हम उस भूमि या भवन के स्वामी से रिप्लेस कर देंगे। अर्थात यदि किसी भवन या भूमि के लिए नोटिस जारी किया जाना है तो सबसे पहले उस भवन या भूमि के जो स्वामी हैं या अधिभोगी हैं उनको नोटिस जारी किया जाएगा। दूसरा पॉइंट खा, यदि उस भवन के भूमि के जो स्वामी हैं और अधिभोगी हैं यदि वे मिलते नहीं हैं तो उनका जो अंतिम आवास स्थल है वहां पर नोटिस दिया जाएगा या उनके कुटुंब के किसी वयस्क पुरुष को या नौकर को आदेश या नोटिस जारी किया जाएगा। और अगला पॉइंट है घा, जिसमें बताया है कि उस भवन के और भूमि के जो स्वामी हैं यदि वे नोटिस लेने से इनकार कर देते हैं तो उस भूमि या भवन जिससे संबंधित वह नोटिस है उस भूमि या भवन पर चिपका दिया जाएगा। तो यह पॉइंट संख्या 2 के अंदर आ जाएंगे। सभी पॉइंट लगभग सेम हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। इस धारा में कुछ पॉइंट और शेष हैं जिन्हें हम आगे अभी पढ़ेंगे। धारा 284 में तीसरा पॉइंट है, यदि नोटिस या आदेश सार्वजनिक नोटिस के रूप में देना हो और व्यक्तिशः दिए जाना अपेक्षित ना हो तो नगर पालिका कार्यालय में सहज दृश्य भाग पर लगा दिया जाएगा। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को कोई नोटिस या आदेश सार्वजनिक तौर पर दिया जाना है, व्यक्तिशः अर्थात इंडिविजुअल दिया जाना अपेक्षित नहीं हो, यानी कि अलग अलग नहीं दिया जाना है, तो ऐसे आदेश या नोटिस को सार्वजनिक तौर पर नगर पालिका में लगा दिया जाएगा। अर्थात उस आदेश को नगर पालिका कार्यालय के किसी ऐसे भाग पर जहां से सभी को दिख सके, ऐसे भाग पर उस नोटिस या आदेश को लगा दिया जाएगा। चौथे पॉइंट की बात करें, प्रारूप में त्रुटि के कारण नोटिस आदेश अविद्यमान नहीं होगा। इस पॉइंट को हम पहले भी कई धाराओं के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति के लिए कोई नोटिस या आदेश जारी किया जाता है और उस नोटिस या आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर समझें तो उसके नाम या एड्रेस में किसी प्रकार की त्रुटि हो सकती है, मिसप्रिंट हो सकता है, तो इसके कारण से मिसप्रिंट और त्रुटि के कारण से उस नोटिस या आदेश को अविद्यमान नहीं माना जाएगा। और अगला पॉइंट है, यदि नोटिस या आदेश से किसी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है जिसके लिए समय सीमा अधिनियम में विहित नहीं है तो नोटिस में समय सीमा को निर्दिष्ट किया जाएगा। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जब नगर पालिका कोई आदेश या नोटिस जारी करती है और उस आदेश या नोटिस में किसी कार्य का किया जाना अपेक्षित है या नगर पालिका किसी कार्य की अपेक्षा करती है तो इस अधिनियम में उस कार्य को करने के लिए जो समय दिया गया है उसके तहत वह कार्य उस समय सीमा में किया जाएगा। यदि इस अधिनियम में उस कार्य को करने के लिए जो नोटिस में दिया गया है, जिसकी अपेक्षा की गई है, उस कार्य को करने के लिए कोई समय सीमा का प्रावधान अगर अधिनियम में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस नोटिस या आदेश के अंदर समय सीमा को विनिर्दिष्ट किया जाएगा या नोटिस या आदेश में उस समय सीमा को बताया जाएगा कि इस समय सीमा के अंदर इस कार्य की अपेक्षा नगर पालिका व्यक्ति से कर रही है। अगला पॉइंट देखें तो नोटिस या आदेश के निबंधनों का अनुपालन न करने पर नगर पालिका के लिए आवश्यक कदम उठाना विधिपूर्ण होगा। तो इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति है जिसके लिए आदेश या नोटिस जारी किया गया है और वह उसके उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है, उसकी शर्तों का अनुपालन नहीं करता है, तो नगर पालिका उस व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कदम उठा सकती है और कार्यवाही कर सकती है। तो धारा 84 के अंदर इन सभी पॉइंटों को दिया गया है। उम्मीद करता हूं सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगली धारा है धारा
285 जिसमें व्यष्टि नोटिस की अवज्ञा अर्थात कोई इंडिविजुअल व्यक्ति यदि नोटिस की अवज्ञा करता है तो क्या क्या प्रावधान होंगे उसके बारे में इस धारा में बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति से किसी जंगम या स्थावर तथा सार्वजनिक या निजी संपत्ति के संबंध में यदि नोटिस के द्वारा कोई अपेक्षा की जाती है तो ऐसा व्यक्ति नोटिस में की गई अपेक्षा के अनुपालन में विफल रहता है तो का पॉइंट नगर पालिका स्वयं अपेक्षा किए गए कार्य को निष्पादित करेगी और जो खर्चा होगा उसे व्यक्ति से वसूल करेगी। और दूसरा पॉइंट दिया गया है, यदि व्यक्ति मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध पाया जाता है तो 2000 रुपये तक का जुर्माना और अपराध जारी रहने पर प्रति दिवस 50 रुपये तक का जुर्माना। अब इस धारा को समझने का प्रयास कीजिए। इस धारा में बताया गया है कि यदि नगर पालिका किसी व्यक्ति के विरुद्ध या व्यक्ति के लिए नोटिस या आदेश जारी करती है और उस नोटिस या आदेश में किसी जंगम या स्थावर संपत्ति के लिए या किसी सार्वजनिक या निजी संपत्ति के लिए कोई कार्य करने की अपेक्षा करती है तो यदि वह व्यक्ति जिससे अपेक्षा की गई है वह उस कार्य को करने में यदि असफल रहता है तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि जब व्यक्ति असफल रहता है उस कार्य को करने में तो नगर पालिका स्वयं उस कार्य को निष्पादित करा देती है और उस कार्य पर जो भी खर्चा होगा उसकी भरपाई उस व्यक्ति से नगर पालिका करती है। और दूसरा पॉइंट दिया गया है कि यदि व्यक्ति से जिस कार्य की अपेक्षा की गई है व्यक्ति उसमें असफल रहता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष वह दोष सिद्ध पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा और दोष सिद्धि के बाद भी वह पुनः अपराध को जारी रखता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिदिन के लिए उस पर 50 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगली धारा है धारा 286 जिसमें सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा के बारे में बताया गया है। इससे पहली धारा में हमने इंडिविजुअल व्यक्ति को जो नोटिस दिया जाता है उसकी अवज्ञा के बारे में पढ़ा और यहाँ हम पढ़ रहे हैं सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा के बारे में। तो इस धारा में बताया गया है कि इस अधिनियम द्वारा जारी किया गया नोटिस जनता से किसी बात को करने या करने से विरत रहने की अपेक्षा की जाए और कोई अनुपालन में विफल रहता है तो वह मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्धि पर 2000 से 5000 रुपये जुर्माना और अपराध जारी रहने पर प्रतिदिन 50 रुपये से 100 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इस धारा का अर्थ समझिए। इस धारा में सार्वजनिक नोटिस की बात की गई है। नगर पालिका सार्वजनिक नोटिस संपूर्ण नगर पालिका की जनता के लिए जारी करती है अर्थात यदि कोई सार्वजनिक नोटिस या आदेश जारी किया गया है तो वह नगर पालिका क्षेत्र की समस्त जनता पर लागू होता है और उस नोटिस के द्वारा किसी कार्य को करने या किसी कार्य को ना करने के लिए अपेक्षा की जाती है। यदि कोई व्यक्ति उस नोटिस या आदेश में जो अपेक्षा की गई है उस कार्य को करने में विफल रहता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और व्यक्ति दोष सिद्धि के बाद भी अपराध को जारी रखता है तो उस व्यक्ति पर प्रतिदिन के लिए 50 रुपये से 100 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अगली धारा देखें, धारा 287 जिसमें बताया है स्वामी या अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने पर नगर पालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका व्यय वसूल कर सकेगी। तो इस धारा का अर्थ ये हो जाएगा कि किसी स्वामी या अधिभोगी से किसी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है और वह उस कार्य को करने में विफल रहता है या उसके व्यतिक्रम अर्थात उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका उस कार्य को निष्पादित करेगी और जो खर्चा होगा वह उस व्यक्ति से या स्वामी से वसूल किया जाएगा। इसी चीज को पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि अधिनियम के अधीन किसी भूमि या भवन के स्वामी से नोटिस द्वारा किसी कार्य की अपेक्षा की जाती है और व्यक्ति कार्य करने में विफल रहता है या कार्य के निष्पादन में व्यतिक्रम अर्थात उल्लंघन करता है तो व्यतिक्रम के लिए शास्ति हो या ना हो नगर पालिका कार्य निष्पादित करवाएगी। कार्य में उपगत व्यय को न्यूनतम 1000 रुपये के अधीन रहते हुए कुल व्यय का 10% प्रभार के रूप में वसूल करेगी। अब इस धारा का अर्थ समझें जिसमें बताया गया है कि नगर पालिका जब किसी भवन या भूमि के स्वामी से नोटिस जारी कर किसी कार्य करने की अपेक्षा करती है तो वह भवन का स्वामी यदि कार्य करने में विफल रहता है या जो कार्य निष्पादन के लिए अपेक्षा की गई है उस कार्य के निष्पादन में उल्लंघन करता है, हो सकता है उल्लंघन के लिए उस पर पेनल्टी की सजा लगे या ना लगे, लेकिन इसके बावजूद नगर पालिका उस कार्य को स्वयं निष्पादित कराएगी और उस कार्य पर जो भी रुपया खर्च होगा या जो भी खर्चा होता है वह नगर पालिका
उस संपूर्ण खर्चे के 10% को अतिरिक्त प्रभार के रूप में उस व्यक्ति से वसूल करेगी। और यहाँ दिया गया है कि 1000 रुपये न्यूनतम, अर्थात जो कुल खर्चे का 10% नगर पालिका अतिरिक्त रूप में वसूल करेगी वह न्यूनतम 1000 रुपये या 10% होना चाहिए कुल खर्चे का। यदि कुल खर्चे का 10% 1000 रुपये से अधिक आता है तो उसे वसूल किया जाएगा, और यदि कुल खर्चे का 10% 1000 रुपये से कम आएगा तो उस स्थिति में 1000 रुपये वसूल किए जाएंगे, अर्थात न्यूनतम 1000 रुपये तो नगर पालिका अतिरिक्त वसूल करेगी ही। आगे इस धारा में कुछ पॉइंट और शेष हैं जिन्हें हम आगे चर्चा करेंगे। धारा 287 में पॉइंट नंबर 2 है, यदि किसी भवन के अधिभोगी द्वारा कार्य निष्पादन का व्यय संदाय किया जाता है तो प्रत्येक अधिभोगी भूस्वामी को दिए जाने वाले किराए में से संदत्त किए गए व्यय को काटने का हकदार होगा। इस पॉइंट का हम अर्थ समझें तो इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि यदि किसी भूमि या भवन के संबंध में कोई नोटिस जारी हुआ है और नगर पालिका ने किसी कार्य को अपेक्षित माना है और वह अपेक्षित कार्य उस भूमि या भवन के अधिभोगी द्वारा किया जाता है, तो इस स्थिति में जो अधिभोगी है वह भूमि या भवन का जब किराया उसके स्वामी को देगा तो उस किराए में से जो खर्चा अधिभोगी के द्वारा उस कार्य को करने में किया गया है उसको काट लेगा, अर्थात जो किराया अधिभोगी स्वामी को देगा उसमें से वह उसके द्वारा खर्च किए गए व्यय को काट लेगा। धारा 287 में आप एक बात याद रखें कि धारा 287 इंग्लिश वाली पीडीएफ में नहीं दी गई है और एक अन्य जगह पर भी नहीं दी गई है। हो सकता है धारा 287 को संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। हिंदी वाली पीडीएफ में धारा 287 दी गई है क्योंकि वह पुरानी है, और एक अन्य बुक में भी धारा 287 दी गई है। तो आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं या आपके ध्यान में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि धारा 287 को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है। आगे हम बात करें धारा 288 की। स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर अधिभोगी संकर्म निष्पादित कर सकेगा और व्यय किराए में से काट सकेगा। तो धारा 288 है वह धारा 287 का पॉइंट नंबर 2 ही है, इसलिए हमने उसको वापस रिपीट नहीं किया है। अगर हम धारा 288 को समझने का प्रयास करें तो धारा 288 में बताया गया है कि स्वामी यदि कोई व्यतिक्रम करता है या कोई उल्लंघन करता है तो अधिभोगी संकर्म निष्पादित कर सकेगा, अर्थात उस स्वामी के द्वारा जो उल्लंघन किया गया है तो नगर पालिका नोटिस जारी करेगी और किसी कार्य को करने की अपेक्षा करेगी। तो जो भी नगर पालिका के द्वारा अपेक्षित कार्य होगा उस कार्य को अधिभोगी कर सकता है, और उस कार्य को करने में अधिभोगी का या किराएदार का जो भी खर्चा होगा वह उसको किराए में से काटकर स्वामी को दे सकेगा, अर्थात जब स्वामी को उस भवन या भूमि का किराया किराएदार देगा तो उसमें से वह जो खर्चा उसके द्वारा किया गया है उसको काट लेगा। आगे हम बात करें धारा 289 की, जिसमें कार्यवाहियां यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है तो उसके संबंध में प्रावधान दिया गया है। इस धारा को निम्न पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एक स्थिति मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी भूमि या भवन को किराए पर दे रखा है और उसमें अधिभोगी अर्थात किराएदार निवास कर रहा है, और नगर पालिका से उस भूमि या भवन के संबंध में कोई नोटिस जारी होता है और उस भूमि और भवन के स्वामी से अपेक्षा की जाती है कि वह उस भूमि और भवन में कोई निर्धारित या नोटिस में जो काम दिया गया है उस कार्य को करवाए, लेकिन जो किराए पर रहने वाला व्यक्ति है अधिभोगी वह उस कार्य को करने की मनाही करता है। उदाहरण के तौर पर समझें तो मान लीजिए आपके किसी मकान में कोई किराएदार रह रहा है, आपको नोटिस प्राप्त होता है कि भवन में यह कार्य कराया जाए और नगर पालिका ऐसी अपेक्षा करती है। जब आप कार्य करवाने अपने भवन में जाते हैं तो उस भवन में जो किराएदार व्यक्ति रह रहा है वह आपको कार्य करने के लिए मना कर दे, तो उस स्थिति में क्या क्या कार्रवाइयां होंगी उसके बारे में इस धारा में बताया गया है। अब हम एक एक पॉइंट करके समझने का प्रयास करते हैं। भूमि या भवन का स्वामी अधिनियम में उपबंधित कार्य क्रियान्वित करना चाहता है, अर्थात उसको नोटिस प्राप्त हुआ है और वह अधिनियम में जो उपबंधित कार्य हैं उसको उस भवन में क्रियान्वित करना चाहता है। स्वामी कार्य करने हेतु अधिभोगी को नोटिस देने के पश्चात भी अधिभोगी कार्य न करने दे तो, अर्थात जब स्वामी उस भवन में कोई कार्य कराना चाहेगा तो सबसे पहले वह अधिभोगी को नोटिस देगा या सूचित करेगा कि वह इस कार्य को भवन में कराना चाहता है, और नोटिस देने के बाद भी वह किराएदार या अधिभोगी उस कार्य को ना करने दे, तब क्या करेगा, उस स्थिति में स्वामी मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और आवेदन करेगा और सबूत पेश करेगा कि किराएदार या अधिभोगी उसको कार्य नहीं करने दे रहा है।
तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट अधिभोगी से कार्य की अनुज्ञा स्वामी को देने का आदेश देगा। तो ऐसी स्थिति में जब स्वामी मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा और सबूत पेश करेगा कि किराएदार उसको कार्य नहीं करने दे रहा है, तब मजिस्ट्रेट एक लिखित आदेश देगा किराएदार के लिए और किराएदार से अपेक्षा करेगा कि वह स्वामी को भवन में कार्य करने दे। मजिस्ट्रेट चाहे तो आवेदन आदि का खर्चा स्वामी को अधिभोगी से दिलवा सकता है और मजिस्ट्रेट की अगर इच्छा हो तो वह स्वामी के द्वारा आवेदन करने में और सबूत पेश करने में जो भी खर्चा हुआ है उस खर्चे को अधिभोगी अर्थात किराएदार से स्वामी को दिलवाएगा कि किराएदार जो भी खर्चा स्वामी का हुआ है उसको वहन करेगा। आगे दिया गया है कि आदेश के 8 दिन बाद कार्य की अनुज्ञा ना दी तो अधिभोगी पर 1000 रुपये से 2000 रुपये जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जाएगा। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया कि स्वामी को भवन में कार्य करने दिया जाए और अधिभोगी ऐसी अनुज्ञा दे और उसके बाद भी जो किराएदार है वह भवन के स्वामी को आज्ञा नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में उस किराएदार पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। आगे इस धारा में एक अंतिम पॉइंट यह दिया गया है कि स्वामी जब तक शास्ति से मुक्त रहेगा, अर्थात जिस कार्य को क्रियान्वित स्वामी करना चाह रहा था भवन में, उस कार्य के लिए नगर पालिका ने अपेक्षा की थी और उस कार्य के लिए हो सकता है नगर पालिका कोई पेनल्टी भी लगा रही हो, तो जब तक यह मामला चलेगा कि किराएदार उसको कार्य नहीं करने दे रहा है तब तक के लिए वह स्वामी इस प्रकार की पेनल्टी से मुक्त रहेगा, अर्थात उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। उम्मीद करता हूं यह धारा आपको समझ में आई होगी। अगली धारा है धारा 290, जिसके अंदर नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए शास्ति अर्थात पेनल्टी का प्रावधान है। इस धारा में पहला पॉइंट है, जो कोई अधिनियम के अधीन नगर पालिका द्वारा नियोजित या संविदा पर रखे गए किसी व्यक्ति को उसके कर्तव्य पालन में या संविदा पूरा करने में बाधा डालता है, कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों को मिटाता है, तो 2 सिद्धि पर 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना उस व्यक्ति पर लग सकता है। और दूसरा पॉइंट दिया गया है, पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति होगी। अब इस धारा का अर्थ समझें तो इस धारा में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को या कर्मचारी को या संविदा पर रखे गए किसी कर्मचारी को उसका कार्य करने में बाधा डालता है, अर्थात नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं और संविदा पर रखे गए कर्मचारी हैं उनके कर्तव्य पालन में कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न करता है या उनको कार्य करने से रोकता है या कार्य के निष्पादन के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं उनको मिटाता है, तो 2 सिद्धि पर 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकता है। तो धारा 290 के अंदर यह दिया गया है। आज की क्लास में हम इतनी ही धाराएं करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास की सभी धाराएं आपको समझ में आई होंगी। आपको यदि क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। वीडियो पर कमेंट भी जरूर करते रहें। कल आपकी शायद अधिनियम की लास्ट क्लास और रह जाएगी, उसके बाद अधिनियम आपका समाप्त हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।